वारिस पठान जी, ये बड़ी खबर है, इसीलिए हमने आपको भी जोड़ा है क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से रमाशंकर राजभर कह रहे हैं आपने ऐसी ही एक चिट्ठी लिखी थी पश्चिम बंगाल में, लेकिन रुसवा हो गए और वापसी का रास्ता दिखा दिया गया। बोला नहीं नहीं, आपसे हाथ नहीं मिलाएंगे। बिहार में भी आपने लिखा था, कोई आपको जुड़ने से आपके लिए तैयार नहीं होता है। अब ऐसा संकेत मिल रहा है, रमाशंकर राजभर कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को बाहर रखना है तो हम लोग किसी का भी साथ लेंगे पीडीए को मजबूत करने के लिए। देखिए अंजना जी, इनके लिए तो हम पॉलिटिकल अनटचेबल्स हैं। हमने इनको महाराष्ट्र का जब पिछली मर्तबा चुनाव आया था एमएलए का, तब भी हमने इनको लेटर लिखा था कि आइए साथ में अच्छा, एक लाइन में बोलिए ना, कबूल है या नहीं है? अरे वो तो देखेंगे ना क्या शर्तों के ऊपर होता है, तो हमारे पार्टी के अध्यक्ष डिसाइड करेंगे। आप डायरेक्ट पूछोगे तो मैं डायरेक्ट जवाब दूंगा। मैं तो आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इन लोग के लिए पॉलिटिकल अनटचेबल्स क्यों, इन्होंने क्या किया हमारे साथ। महाराष्ट्र के टाइम हमने लेटर लिखा, इस साथ में नहीं है, हमने कहा चलो बीजेपी को हराएंगे, तब ये नहीं है। बिहार के अंदर दो दो लेटर लिखे इनको, इनके घर तक चले गए। अख्तर ईमान तेजस्वी के ढोल ताशा लेके, तेजस्वी लालू अपने कानों को खोल, नहीं तो फट जाएगा तेरा झूठा समीकरण का पोल। वहां तक हमारे को नहीं दिए। हमने 6 सीट मांगा था, हमारे साथ नहीं है। हमने 25 पे लड़के 5 ऐसा ही जीत गए हम। तो ये लोग के लिए तो इनका घमंड गुरूर के अंदर इतने डूबे हुए हैं। अब अगर ये बात कर रहे हैं अगर साथ में आने की, तो देखेंगे राइट मौके के ऊपर किस तरह से करना, किस तरह समीकरण करना, क्या करना, वो पार्टी के आला कमांड डिसाइड करेंगे। मगर हमारा तो मुद्दा मकसद एक ही है ना कि बीजेपी को हमको हराना है। हम तो चाहते नहीं, बीजेपी तो इतनी नफरत फैला रही है पूरे देश के अंदर, उसको हराना है हर जगह। महाराष्ट्र में भी तो हमने यही किया, हमारा साथ दिया पब्लिक ने, जनता ने, और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए आप कितने वोटों से हमको नवाजा। पूरी तरह हमारे 125 जीत गए। और जितनी जगहों पे हम हारे, काफी जगहों के ऊपर हमारा वोट कोई किसी ने काटा तो कोई और नहीं था, ये कांग्रेस और समाजवादी ने हमारे वोट काटे। अगर ये वोट कटवा नहीं होते तो हमारे और तकरीबन 20 से 25 और कॉर्पोरेट जीत जाते हमारे। कौन वोट कटवाए आपके लिए? कौन वोट कटवाए? मतलब एमआईएम के दिन ऐसे आ गए कि आप कांग्रेस को वोट कटवा कह रहे हैं? काटा ना हमारे वोट। अरे हमारे 200 से कोई हारा, कोई 60 से हारा, कोई 85 से हारा, 90 से हारे, ऐसे हमारे कॉर्पोरेटर हारे महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि कांग्रेस ने वो वोट लिया। इनमें ताकत नहीं है बीजेपी को हराने की। हम हरा रहे थे। ये कहीं ये साइकिल आ गई बीच में, साइकिल का तो खैर दोनों टायर पंक्चर हो गए हैं, हैंडल को कूड़ादान में डाल दिया है। और जो इतने टम के 4 टम के एमएलए जहाँ पे गंदगी मचा दी थी, ड्रग का अड्डा बना दिया था गोवंडी को, उनको तो पछाड़ के फेंक दिया ना। इसीलिए विपक्ष वाले कहते हैं आप बीजेपी की बी टीम है। देखिए उधर से मीठी मीठी बातें आ रही है, आप इधर से जहर उगल रहे हैं। खाक साजन बनेंगे आप सुनील सिंह साजन। मैं तो मुंह से शहद उगल रहा हूं। मैं तो प्यार सुधांशु जी, सुधांशु जी की बात कर रहा हूं। अगर ये वोट, एक सेकंड सुधांशु जी, अगर ये वोट कंसोलिडेशन होता है तो आपके लिए तो मुश्किल होगी, क्योंकि ये सच है कि कई जगहों पर एआईएमआईएम वोट काटती है। यूपी में, बिहार में, सब जगह विपक्ष की। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा, जो बात अभी आई रमाशंकर राजभर जी ने और वारिस पठान ने जो बोली, अंजना जी, मुझे वो पुरानी फिल्म जो मुगले आजम थी उसका एक डायलॉग याद आ गया, जिसमें जो एक बहार जो दूसरी अनारकली की साथी थी, वो जाके कहती है कि आज की ये खबर सुनने के बाद साहिब आलम के अरमानों पर बिजली गिरी है। साहिब आलम मतलब कांग्रेस के साहिब आलम राहुल गांधी जी। भैया आपका क्या होगा अगर एमआईएम से हाथ मिलाया समाजवादी पार्टी ने? तब तो आपको ध्यान नहीं देगी, क्योंकि एक ही वोट बैंक था ना जिसके लिए आए थे साथ में। अब जब उसका ज्यादा बड़ा वाला खिलाड़ी और मजबूत खिलाड़ी दिखने लगा तो आपका क्या होगा भैया? और मैं एक बात गंभीरता से कहना चाहता हूं अंजना जी, जो कट्टरपंथी मुस्लिम वोट है, कितने भी मुगालते में रह लें राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी और तेजस्वी यादव जी, उनकी दृष्टि एकदम साफ है। जब तक वो कम संख्या में हैं, आपको लगेगा आपको वोट कर रहे हैं। सीमांचल में ज्यादा हो गए, मैंने कहा था ना ये जिन्ना के आधुनिक अवतार हैं। सीमांचल में ज्यादा हो गए, वोट एमआईएम को जाएगा। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सपा को 1 सीट मिली, एमआईएम को ज्यादा मिली। और समाजवादी पार्टी को कान आंखें खोल के देखना चाहिए। आप जाति और मजहब का जो चाशनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कितना जहर है समझिए। मालेगांव की सीट 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा में सपा और कांग्रेस लड़ रहे थे बुरी तरीके से कि हमको चाहिए, हमको चाहिए। आज मालेगांव में सबसे ज्यादा सीटें किसने पाई हैं? एमआईएम की भी जो बात समझी जाती है कट्टरपंथिता में, इस्लाम पार्टी ने जीती है। भैया मुगालते में मत रहो। जोगेंद्र नाथ मंडल के मामले से अखिलेश जी सीख लीजिए। ये तब तक आपके साथ हैं राहुल जी और अखिलेश जी, जब तक ताकत कम है, उसके बाद तो एमआईएम ही आएगी। उसके बाद न समझ में आए तो इतिहास से लेके वर्तमान तक आलोक जी से रिएक्शन ले लो, उसके बाद सुनील जी में आ रही हूँ। आलोक जी, और 2022 के ही अगर आप नतीजे निकाल लीजिएगा, अनेकों ऐसी सीट्स थी जहां पर एमआईएम कुछ ही वोट से
लेकिन वो ऐसा मार्जिन रहा जितने मार्जिन से बीजेपी जीत गई, जितने वो वोट ले गई। जो उनका वोट था वो वोट डिफरेंस से ज्यादा था। मतलब कई सीटों पर उन्होंने बीजेपी को फायदा पहुंचा दिया। एकजुट आना ठीक नहीं रहेगा, वोट कंसोलिडेशन चाहिए तो साथ में लड़िए एमआईएम और समाजवादी पार्टी के। देखिए, मुझे लगता है अंजना जी देखिए, जिस तरह से एसआईआर और तमाम इलेक्शन कमीशन की गतिविधियां हैं, ये तमाम समीकरण कोई किसी से बना ले और कोई बिगाड़ दे, कहां से वोट डलेगी, कौन डालेगा, किसका वोट बनेगा, किसका वोट कटेगा, आज पूरी तरह से बीजेपी के हाथ में है। हम यहां पर बैठकर पूरी चर्चा कर लें कि इसने उसके वोट काट लिए, उसने उसके वोट काट लिए, कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन मैक्सिमम चीजें तय कर रहा है, किस सीट पर, किस बूथ पर कितने वोट कटेंगे और कितने बनेंगे। कल डोटासरा जी ने, राजस्थान के अध्यक्ष जी ने पूरी तरह से एक एक चीज खोलकर बताई है। हरियाणा से लेकर हमने किस तरह से महाराष्ट्र और कर्नाटक में एक एक सीट का विश्लेषण किया है। उसके बाद आप समीकरणों की चर्चा करते रहिए। लोकतंत्र पूरी तरह से गड्ढे में जा चुका है। अब बात आती है एमआईएम की। एमआईएम पूरी तरह से बीजेपी की बी टीम की तरह काम करती आई है, लेकिन राजनीति में कब कौन किससे हाथ मिला ले किसी का नहीं पता होता है। समीकरण और जिस तरह की परिस्थिति हो, तो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात याद आती है कि विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट निर्णय लेने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आज का माहौल विद्वेष का है, और आज बिल्कुल नितिन नवीन जी ने ठीक कहा कि वहां पर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, दिशा परिवर्तन नहीं हुई है। दिशा तो इनकी आज भी विभाजन की है। दिशा तो जो अंग्रेजों से डिवाइड एंड रूल सीखा था, वो भी आज भी इनका पूरी तरह से जारी है। कोई डमी अध्यक्ष आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरे देश के अंदर जिस तरह से विभाजन का काम किया है, और नॉन अकाउंटेबिलिटी, कि अकाउंटेबिलिटी किसी सरकार की नहीं है। ठीक है, कहीं पर हो, चाहे राज्य की हो, चाहे केंद्र की हो, चाहे चाबहार पोर्ट हाथ से निकल जाए, चाहे रशिया से कम तेल लेना पड़ जाए, लेकिन जहां सरेंडर करना है, अंग्रेजों के सामने सरेंडर थे, आज ट्रंप के सामने सरेंडर है। ठीक है, इन तीनों विषयों पर मैं उनसे जवाब लूंगी, लेकिन वारिस जी जल्दी से एक रिस्पॉन्स। कांग्रेस भी लग रहा है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में वार्मिंग अप टू यू। वो कह रहे हैं कि उन्होंने वाजपेयी जी को कोट किया कि विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट फैसले लेने पड़ते हैं। नहीं, देखिए, अभी भी कांग्रेस अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रही है कि उनकी गलतियों की वजह से वो हार रहे। अभी भी ठिकरा हमारे सर पे फोड़ रहे। कुछ नहीं बोल रहे हैं आप, खाली अभी भी बी टीम को क्यों बोल रहे हैं पार्टी। हमको? इन्होंने हराया सबको, ये बी टीम है। अरे इनके पार्टी के जो साथ में अलायंस थे, आदित्य ठाकरे, उनका इंटरव्यू उठा के देख लो अंजना जी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने पूरा बीजेपी का काम किया, बी टीम का। समाजवादी के 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए महाराष्ट्र में, एक को फोन लगा के पूछो किसने अभी भी बी टीम का काम किया बीजेपी का, बता देगा आपको नाम। ये कांग्रेस आत्मसमीक्षण नहीं करती, दूसरे के ऊपर टेकना पड़ता है। अरे आपने किसको टिकट दिया, देखिए ना क्या कर लिया आपने। महाराष्ट्र में लोकसभा का चुनाव हुआ, 48 सीटें थी, आपने एक भी मुसलमानों को नहीं दिया। आप दरी नहीं बिछाएगा इंसान, आप दरी नहीं बिछाएंगे हम। अब सेक्युलरिज्म के चैंपियंस को पूरा जवाब मिल गया है कि अब जो इख्तियारी की बात करेगा, हमारे लिए लड़ेगा, डेवलपमेंट विकास की बात करेगा, जनता उसके साथ जाएगी। बहुत आपने इख्तियार पर बैठ गए, हमारे वोटों को अपनी जागीर लेकर आपने इस्तेमाल किया, कुछ नहीं किया मुसलमान के लिए। आज भी मुसलमान पिछड़ा ओवर के सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। सारी लड़ाई कि मुसलमानों का मसीहा कौन बनेगा इसी की है, ताकि वोट उसका मिले। और ये जो लड़ाई है, ये बीजेपी को सीधा फायदा पहुंचाती है। रागी जी जल्दी से एक कमेंट आपसे। कई ऐसे सवाल होंगे, और हम तो बंगाल की तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, जिस पर संजय शर्मा के पास भी जाएंगे, क्योंकि नितिन नवीन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज पश्चिम बंगाल होने वाला है। असम में तो खैर है बीजेपी की सरकार, डिफेंड करना है। यहां पर आपके लिए नए सिरे से बीजेपी के लिए शुरुआत करना, और एसआईआर की वजह से कई जगहों पर हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं, संदेश खाली से भी तस्वीरें आई हैं। संगीत रागी। अंजना जी वारिस पठान ने कहा ना कि हमारे वोट लेकर के जाते हैं। ये हमारे वोट कौन थे? मुस्लिम वोटों के बारे में ही तो बात कर रहे थे। स्वाभाविक है, जो सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा, ये लोग पहले जो है वो कांग्रेस पार्टी को वोट करते थे, मुसलमान कांग्रेस पार्टी के वोटर थे। अब उन्होंने कहा कि अब हमारा नेतृत्व तो खड़ा हो गया है, हमारे लिए नया जिन्ना खड़ा हो गया, तो हम उस जिन्ना के साथ खड़ा होंगे जो कांग्रेस पार्टी के जो आधा अधूरा जिन्ना है उनके साथ खड़ा होंगे। तो मुस्लिम वोट का इसी प्रकार से आप देखेंगे कि वोट कास्टिंग जो है तो उसी प्रकार से होता है। जहां तक बंगाल की वारिस पठान धैर्य रखो, वारिस धैर्य रखिए। वो आपको विकास के नाम पर मुंबई में नहीं वोट मिला है और महाराष्ट्र के अंदर वोट मिला है। कांग्रेस को जरूर आत्ममंथन करना चाहिए थे कि जिस जिन को खड़ा करती है वो जिन एक बार जाकर के उसी अपने डीएनए के साथ जाकर के मिल जाती है, कांग्रेस के साथ नहीं आकर के मिलती है। और दूसरी बात, आप हाईकमांड की बात करते हैं,
मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में भी हाई कमांड जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी हैं, और कांग्रेस पार्टी के अंदर हाई कमांड जो है वो कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार हैं, लेकिन दोनों में फर्क बहुत बड़ा है। आज जो भारतीय जनता पार्टी में हाई कमांड प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के पास वो इस कारण के कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर आज खाकर के खड़ी है बुलंदियों पर, वो उनकी देन है। उन्होंने यहाँ इस ऊंचाई तक भारतीय जनता पार्टी को लाया। कांग्रेस के अंदर चाहे राहुल गांधी या गांधी परिवार कांग्रेस की राजनीतिक 13वीं ही क्यों न कर लें, लेकिन वो हाई कमांड बना रहेंगे। ये दोनों में फर्क है। परफॉर्मेंस और नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इन दोनों के बीच के अंतर को समझना पड़ेगा। तीसरी बात, बंगाल पर आ जाते हैं। बंगाल में जो है वो बीएल संतोष जी ने जो कहा है, बंगाल एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है। भारत की सभ्यता, संस्कृति और इतिहास को यदि सुरक्षित रखना है और पश्चिम बंगाल को यदि बांग्लादेश होने से बचाना है, तो वहां की लड़ाई जो विवेकानंद की धरती है, जो महर्षि अरविंद की धरती है, वो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहिए था, क्योंकि ये दोनों कल्चरल नेशनलिज्म, जो जिसे हम कहते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, उसके फाउंडेशन, उनकी विचार बीज जो है वो इनकी बातों, इनकी वानियों और इनकी ओजस्विता से मिलता है।